आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको निकलना है, पर सिचुएशन मैंने आपको हर बार बताया कि छोटे स्टॉक भी हमें कमा कर देते हैं, पर उस वक्त का हमें इंतज़ार करना पड़ता है जब वो सिचुएशन हमारे सामने आती है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि IRFC जब लिस्ट हुआ था थोड़ा सा चला, फिर वो नीचे नीचे कर रहा था। आज वो कहाँ है? आप इरड़ा के शेयर देख सकते हैं, आप ज़ोमैटो के शेयर देख, सर्किट तक लग गया है। पर अच्छी बात यह है कि ये दोबारा लिस्ट हुआ है, लेकिन कुछ विश्लेषक बोल रहे हैं कि इससे निवेशकों को बाहर निकल जाना चाहिए। आपको पता नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, क्योंकि उसका Q4 भी आया, आप सबको पता है। और बात करेंगे BCG की, क्योंकि BCG आज लिस्ट हो गया है। देखो सर, काफ़ी दिनों बाद BCG लिस्ट हुआ है और लिस्ट होने के बाद थोड़ा तेज़ी के बाद फिर वो लोअर सर्किट तक लग गया है। पर अच्छी बात यह है कि ये दोबारा लिस्ट हुआ है, लेकिन कुछ विश्लेषक बोल रहे हैं कि इससे निवेशकों को बाहर निकल जाना चाहिए। आपको पता ही है कि 6.5 लाख करीब के इसके अंदर छोटे जो निवेशक हैं, आप और हम जैसे, वो इसके अंदर हैं। देखो सर, मेरे पास भी ये शेयर था आज तक और मेरी जो प्राइस थी 14 रुपये करीब का था। जैसे 10 बजे ये हुआ तो मैंने एक बार इसके अंदर से अपनी चीज़ों को करना सोचा कि भैया हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लें। तो मैं तो फ़िलहाल इसके अंदर से निकल गया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको निकलना है, पर सिचुएशन मैंने आपको हर बार बताया कि छोटे स्टॉक भी हमें कमा कर देते हैं, पर उस वक्त का हमें इंतज़ार करना पड़ता है जब वो सिचुएशन हमारे सामने आती है। अब विश्लेषक बोल रहे हैं कि इससे बाहर निकलना चाहिए, हो सकता है 1-2 बार ये और नीचे की तरफ आए, लेकिन उस चीज़ से ये अच्छी चीज़ हो गई है कि ये लिस्ट हुआ है, ये दोबारा से आया है और इसके अंदर दोबारा से ट्रेडिंग चलेगी। तो उस विशेषताओं को भी आज हम समझेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये शेयर बाज़ार है, यहाँ पर आपको अपनी रणनीति से काम करना पड़ेगा, दूसरों की रणनीति से काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। जब आप किसी भी छोटे शेयरों बड़े शेयरों उसकी चालों को समझ जाएं, उसकी विधियों को समझ जाएं, तो यकीनन उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। ये आप समझ कर चलना। तो सिचुएशन ढूंढिए, स्थितियाँ ढूंढिए, कंपनी क्या वर्क करती है, उन स्थितियों को भी आपको ढूंढ कर चलना पड़ेगा। वरना IPO के बाद जब शेयर तेज़ी के संकेत दिखाता है और फिर वो IPO के बाद फिर नीचे की तरफ आता है और फिर उसके अंदर निगेटिव न्यूज़ आती है, ये होता है वो होता है, तो उस वजह से काफ़ी निवेशक जो हैं अपने माल को निकाल देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भैया अब कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि IRFC जब लिस्ट हुआ था थोड़ा सा चला, फिर वो नीचे नीचे कर रहा था। आज वो कहाँ है? आप इरड़ा के शेयर देख सकते हैं, आप ज़ोमैटो के शेयर देख सकते हैं। तो हर एक स्थितियाँ सुधर जाती हैं। कोई भी कंपनी जब IPO लाती है अपने को तबाह करने के लिए नहीं ला रही है, वो अगर पैसा इकट्ठा कर रही है तो वो अपनी रणनीतियों को बनाने के लिए कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ ज़ोमैटो की। और ज़ोमैटो जब अगस्त 2024 में आया तो उसका जो लिस्ट हुआ था 76 रुपये करीब का हुआ था और कंपनी ने हाई देखते ही देखते 158 रुपये यानी 158 रुपीज़ करीब का लगा दिया था। फिर आज शेयर आपको 47 रुपये करीब का थोड़ा तेज़ी के बाद आज मिला है। ओला क्या क्या काम करती है उन विधियों को आज समझेंगे, ओला पे किस तरीके की न्यूज़ आ रही है उस स्थितियों को समझेंगे और ओला के रिजल्ट को समझेंगे। और मुख्य तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा आज इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर, क्योंकि इसके अंदर अगर हमें पब्लिक देखने को मिल रही है तो वो करीब करीब 50% से ऊपर देखने को मिल रही है। और आज हम उसकी स्थितियाँ देखेंगे कि कितनी उसके अंदर पब्लिक है और कितने बड़े बड़े उसके अंदर इन्वेस्टर हैं। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा होती है, वो पब्लिक में लेकर बैठते हैं। उस विधियों को भी आप समझिए और सबसे पहले समझिए कि ओला करती क्या है। देखो सर, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर वर्क करती है, आप सबको पता है। ओला इलेक्ट्रिक 3 मुख्य वेरिएंट में ओला S1, ओला S1 X और ओला S1 एयर सहित इलेक्ट्रिक स्कूटर का उत्पादन करती है। कंपनी अपने फ्यूचर फैक्ट्री में बैटरी पैक, मोटर और वाहन फ्रेम जैसे EV घटकों का निर्माण करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैटरी पैक,
मोटर वाहन का जो फ्रेम होता है और ईवी घटकों का भी निर्माण, यानी कि अपने द्वारा ही सब कुछ ये करती है। ओला इलेक्ट्रिक ईवी और ईवी घटकों के डिज़ाइन और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान और विकास गतिविधियों में भी शामिल है। ओला इलेक्ट्रिक अपने उत्पादों को बेचने और उनकी सेवा करने के लिए एक ओमनी चैनल वितरण नेटवर्क का उपयोग करती है, जिसमें अनुभव केंद्र और सेवा केंद्र शामिल हैं। दूसरा, आपको समझकर चलना पड़ेगा, ओला इन्वर्टर के स्थितियों के साथ भी आगे बढ़ रहा है और बैटरी के लिए ज़्यादा वर्क कर रहा है और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने की स्थिति के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरा, आपको सुनने को मिला था कि अभी इसने अपने 4000 स्टोर जो हैं पूरे इंडिया की तरफ विस्तार की योजना बनाई है, पर वो भी एक नीतियों के साथ है कि कुछ चीज़ें उनकी स्टोरों में कमी पाई गई है। वो भी एक निगेटिव न्यूज़ हमारे सामने आई है। ओला फिर भी अपनी स्थितियों को बेहतर करने के लिए अलग अलग नीतियां बता रहा है। एक न्यूज़ को पकड़ेंगे और वो न्यूज़ है कि ओला इलेक्ट्रिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रेयर अर्थ फ्री मोटर्स पेश करेगी। अल्पावधि में वाहन निर्माता ने कहा कि वर्तमान दुर्लभ पृथ्वी चुंबक आपूर्ति संकट से निपटने के लिए उसके पास उचित इन्वेंट्री स्तर है और 2 देशों से चुंबकी की सोर्सिंग है उसके पास। ये इसका मैटर क्या है, आपको पता ही है कि अप्रैल में चीन ने दुर्लभ जो खनिज है चुंबक, जो ईवी के ऊपर ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है, उसके अंदर उसने वो बैन लगा दिया था। उससे इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। भारत भी इसके लिए देश के अंदर ही अलग अलग नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से क्या आपूर्ति करें। तो उस स्थितियों को देखकर ओला ने अपनी स्थितियों को इस बार बताया कि वो रेयर अर्थ फ्री मोटर्स पेश करेगी, यानी कि इस तरह की चीज़ें उसके अंदर नहीं लगती, उस तरीके से वो आगे बढ़ेगी। चीन द्वारा दुर्लभ मृदा चुंबकों की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक इस वित्तीय वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही से अपने दोपहिया वाहनों में दुर्लभ मृदा मुक्त मोटर लगाने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि दुर्लभ मृदा तत्व ऑटो OEM के लिए एक बड़ा दीर्घकालिक जोखिम पैदा करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने सोमवार को शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में कहा, पिछले कुछ वर्षों से हम दुर्लभ मृदा मुक्त मोटर विकसित कर रहे हैं। अप्रैल में जब दुर्लभ मृदा में कटौती हुई तब हमने इस कार्यक्रम को गति दी और अपनी दुर्लभ मृदा मुक्त मोटर का उत्पादन शुरू कर दिया। ये उसी टाइम इसने अपनी स्थिति को अच्छा कर दिया था, जो अगली तिमाही से हमारे उत्पादों में शामिल हो जाएगी। अपने छोटे आकार और उच्च दक्षता के कारण दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के पावर ट्रेन और ऑटो उद्योग में डिजिटल प्रणालियों में व्यापक रूप से किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति श्रृंखला का एकाधिकार करने में कामयाब रहा। दुनिया के 60% दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उत्पादन करता है और वैश्विक शोधन क्षमता के लगभग 90% पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है? चीन रखता है। तो ये वो स्थितियाँ थी जहाँ पर ये अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए वर्क कौन कर रहा है? ओला कर रहा है। तो ये क्या कोई छोटी कंपनी कर सकती है? दूसरा, इसको अगर मैं आपको और समझाऊं तो भैया ये रेयर अर्थ फ्री मोटर है क्या चीज़? दुर्लभ पृथ्वी मुक्त मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता। ये तत्व आमतौर पर स्थायी चुंबक मोटर में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके उपलब्धता और कम कीमत में उतार चढ़ाव एक समस्या हो सकती है। इसलिए रेयर अर्थ फ्री मोटर का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। ये मैंने आपको सिर्फ दुर्लभ पृथ्वी मोटर के बारे में बताया कि इसका महत्व क्या है इलेक्ट्रिक मोटर के वाहनों के लिए, और जो ओला ने ये चीज़ों को किया है। और दूसरी न्यूज़ पकड़ेंगे ओला की, और वो ओला की न्यूज़ आ रही है कि करीब 1200 करोड़ रुपए करीब की योजना बनाने ऋण लेने वाली योजना की स्थितियों के साथ न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ को समझें, और मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के द्वारा आज कंपनी के शेयरों में तेज़ी आई, पर ये तेज़ी की वाली न्यूज़ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। क्यों नहीं है, इसको पूरा समझेंगे। ओला इलेक्ट्रिक 1200 करोड़ रुपए का निजी ऋण हासिल करना चाहती है। एक सूत्र ने मनी कंट्रोल को बताया कि नए धन का अधिकांश हिस्सा मौजूदा बैंक ऋण को पुनर्वितरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कंपनी 1200 करोड़ रुपए की निजी ऋण हासिल करना चाहती है, और वो अलग अलग तरीक़ों से इस चीज़ को करेगी। लेकिन जो कोई कंपनी ऋण लेती है तो वो ज़्यादा बेस्ट चीज़ नहीं होती हमारे लिए, क्योंकि वो तो कंपनी उसको फिर उतारेगी भी बाद में कर्ज सहित। ये भी आप समझ कर चलना। ओला इलेक्ट्रिक ने निजी ऋण में करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए सुरक्षित करने के लिए बैंकरों के साथ बातचीत की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन
मौजूदा बैंक ऋण को पुनर्वितरित करना चाहता है, घटनाक्रम से अवगत लोगों ने कहा। यानी कि ये कंपनी की तरफ से नहीं कहा गया है, ये तो लोगों ने कहा है, सूत्रों ने कहा है। अगर 2024 में सार्वजनिक होने के बाद से 12 महीने के भीतर से बेंगलुरु स्थित कंपनी का दूसरा फंड रेज होगा। इस साल की शुरुआत में ओला इलेक्ट्रिक को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और अन्य पात्र ऋण प्रतिभूतियों को बेचकर करीब 1700 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली थी। हालांकि इस बार धन जुटाने का उद्देश्य अलग है। ऊपर बताए गए एक व्यक्ति ने बताया, ज़्यादातर नए फंड का इस्तेमाल मौजूदा बैंक लोन के पुनर्वितरण के लिए किया जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक इस योजना को चालू वित्त वर्ष के दौरान तैयार करेगी। देखो, सबने सारी न्यूज़ पढ़ ली, पर मैं तभी आपको कहता हूं कि हमें न्यूज़ को नीचे तक भी पढ़ना चाहिए कि अगर ये कंपनी की न्यूज़ बड़े चैनल पर आई है तो हो सकता है आगे कुछ डिस्क्लेमर भी हो, कुछ अलग अलग चीज़ें भी हों, तो हमें नीचे पढ़ना चाहिए। और नीचे क्या लिखा है, हालांकि ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने इस घटनाक्रम से इनकार कर दिया। क्या मैटर है इसका कि न्यूज़ भी आ गई, पर प्रवक्ता ने इसे इनकार कर दिया। कंपनी ने प्रवक्ता ने मनी कंट्रोल को बताया, आपके दावे तथ्यात्मक रूप से असंगत और भ्रामक हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप ऐसी असत्यापित रिपोर्ट प्रकाशित करने से बचें जो सटीक तथ्यों पर आधारित ना हो। हम अनुरोध करते हैं कि प्रकाशन से पहले आप जानकारी की पुष्टि करने में पूरी सावधानी बरतें। क्या न्यूज़ है ये? 1200 करोड़ रुपए न्यूज़ तो लोगों ने बता दी, न्यूज़ आ गई, पर मनी कंट्रोल को ये बता दिया इसके प्रवक्ता ने कि भैया ये भ्रामक है, तो ये सत्यापित कर लें, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो ये न्यूज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है फिर, अब इसे आप समझ कर चलना। कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, और कंपनी का फंडामेंटल देखने के हिसाब से अगर हमें चीज़ों को समझ के मिलती है तो मार्केट कैप कंपनी का 20,778 करोड़ का है। करीब करीब करंट प्राइस जो है 47 रुपये करीब का, 158 रुपये करीब का कंपनी ने हाई लगा दिया, तो 39 रुपये कंपनी का लो है। जून 2024 में कंपनी ने 1644 करोड़ की सेल करी थी, 347 करोड़ का कंपनी लॉस कर रही है, और लॉस कंपनी लगातार कर रही है, ये आप समझ कर चलना। सितंबर 2024 में कंपनी ने और सेल कम करा, दिसंबर में और सेल को कम करा, मार्च 2025 में कंपनी ने और सेल को कम करा, पर जून में कंपनी ने ये देखने को मिला है कि कंपनी ने अपनी सेल को पहले क्वार्टर यानी मार्च 2025 से बढ़ाकर बिल्कुल दिखाया है, जो 828 करोड़ की है, और करीब करीब 428 करोड़ का कंपनी ने इस बार भी लॉस कर दिया। यानी कि इस क्वार्टर से हमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी अपनी स्थितियों को बढ़ाकर आगे चल रही है, तो ये आप समझ कर चलना। दूसरी तरफ अगर हम इसका रिजर्व देखें, कंपनी के पास 732 करोड़ का रिजर्व है, और देखने को ये मिला है कि इससे पहले मार्च 2024 में ये रिजर्व माइनस में था, ये प्लस में आ गया है। उधार कंपनी के अंदर देखें तो करीब करीब 3,556 करोड़ का उधार है। दूसरा कैश फ्लो कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है निगेटिव। और अगर हम प्रमोटर की बात करें, कंपनी के अंदर प्रमोटर जुकेतु बने हैं 36.78% के। फाइज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है 2.89%, डीआईज ने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया है 2.93%। पब्लिक कंपनी के अंदर 52.14% है, अदर कंपनी के अंदर 5.27%। देखो सर, आपको लग रहा होगा कि ये 52.14% जो है इसके अंदर पब्लिक आ गई इतनी ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं है। इससे ज़्यादा अगर मैं आपको चीज़ें को और बारे में बताऊं तो इससे ज़्यादा इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा, और एक व्यक्ति की तो कम से कम इसके अंदर 17% करीब की होल्डिंग है, वो आपको समझकर चलना। और एक के पास 3% से करीब की होल्डिंग है, एक के पास 2.83% की होल्डिंग है, और 2.74% की होल्डिंग है, 2.47%, 1.48% और 1.01% की होल्डिंग है। तो ये टोटल अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये होल्डिंग बैठती है 31.81% या 81%, यानी कि 31.81% इसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। और अगर आप 52% से ये लेस करते हैं तो करीब करीब पब्लिक जो एक्चुअल है, जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं, वो 20% है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा कि इसके अंदर पब्लिक 52% नहीं है, एक्चुअल में पब्लिक इसके अंदर है 20%। जो छोटे वाले बता रहा हूँ, जैसे ब्राइटकॉम में था, बड़े वाले जो इसके अंदर इन्वेस्ट बैठे वो भी पब्लिक हैं, लेकिन वो उनकी होल्डिंग काफ़ी बड़ी है, तो वो एक तवज्जो दी जाती है, ये आप समझ कर चलना। तो आशा करता हूं कि आज आपको ओला की जितनी भी न्यूज़ है समझने को मिली होगी, फंडामेंटल समझने को मिला होगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे बीसीजी का, और बीसीजी आज लिस्ट हो गया है, ये आप सबको पता है,
और 10 बजे जैसे इसका कारोबार स्टार्ट हुआ तो तभी मैं इसके अंदर से थोड़े से अपनी चीज़ों को निकाला है, वो आप समझ कर चलना। और एक चीज़ आप और समझ कर चलना कि अगर ये लिस्ट हुआ है तो आगे भी इसके अंदर और अच्छे मौके हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी अपनी सेल भी हमें क्वार्टर दर क्वार्टर दिखाई रही है। और सेबी के रूल के अनुसार, हर एक चीज़ के अनुसार, NSE BSE की चीज़ों के अनुसार तभी जाकर तो लिस्ट हुआ होगा। ये आपको इम्पोर्टेंट एक चीज़ समझनी है। दूसरा, इसके अंदर विश्लेषक क्या कर रहे हैं ये आप समझ कर चलना। और वो क्या कह रहे हैं कि ब्राइडकॉम ग्रुप के शेयरों में कारोबार फिर से शुरू, 5% लोअर सर्किट लगा। विश्लेषकों ने बाहर निकलने की सलाह दी। BCG कुछ बाजार विशेषज्ञों ने निवेशकों को इस शेयर में नए निवेश न करने की सलाह दी है तथा मौजूदा धारकों को इस शेयर से बाहर निकलने की सलाह दी है। उन्होंने इस शेयर की संचालित प्राकृतिक का हवाला दिया है। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा शेयर पर 1 साल से लगा प्रतिबंध हटाने के बाद ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को नियमित कारोबार फिर से शुरू हो गया। इससे पहले ब्राइडकॉम के शेयर जेड श्रेणी या ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में सूचीबद्ध थे, जहां कारोबार केवल सप्ताह के पहले कारोबार दिन तक ही सीमित था, बाद में वो भी देखने को हमें नहीं मिला। कुछ बाजार विशेषज्ञों ने इस शेयर की ऑपरेटर संचालित प्रकृति का हवाला देते हुए निवेशकों को इस शेयर में नई पोजीशन ना लेने की सलाह दी है। यानी कि ऑपरेटर इसके अंदर कूद जाएंगे भैया, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, तथा मौजूदा धारकों को इससे बाहर निकलने की सलाह दी है। और एक सिक्योरिटीज़ ने यह भी कहा है कि कंपनी को सेबी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है और कॉर्पोरेट प्रशासन इसकी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। निवेशकों के लिए बेहतर होगा कि वे अभी इस शेयर से दूर रहें। तो अच्छी बात यह है कि जो शेयर लिस्ट नहीं था काफ़ी महीनों से, वो लिस्ट हो गया है और लिस्ट होने के बाद वो अच्छे रेट पर निकल कर आया है। और जिन्होंने मौके की तलाश की उनको मौके की चीज़ें भी मिली। आगे भी इसके अंदर जब ये लिस्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं लोअर सर्किट भी खुलने को चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये तो है नहीं कि ये सीधा ही इस तरह से खुल गया और ये जीरो हो जाएगा। और बड़े बड़े निवेशक कह रहे हैं कि इस शेयर से आपको दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये स्थिति भी आप समझ कर चलना। किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। न्यूज़ बेस चीज़ें हैं, न्यूज़ बेस आपको समझाया है। तो सर चींटू को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।